वीडियो देखकर जज करना है कि किस मुल्क के शहर के अंदर ये ब्रिज बनाया गया है। बेसिकली ये केबल ब्रिज है जो कि 2.5 किलोमीटर पर मुहित है और इस पर 980 करोड़ की जो है लागत आई है। ब्रिज तो बहुत अच्छा बना हुआ है, मज़ा आ रहा है देखने का। रात का नाइट का भी मज़ा। अच्छा ये क्या तो लग रहा है, गेस करें ना, कहाँ का ब्रिज है ये? ये आई थिंक चाइना में या जापान या यूरोप कंट्री का आई थिंक होगा। ना ये यूरोप चाइना है ना यूरोप का जापान। लंदन में होगा, यूरोप कंट्री का लंदन। लंदन क्यों लग रहा है आपको? लंदन में इस तरह के ब्रिजेस होते हैं इसलिए? हाँ, इस तरह के ब्रिटिश हमने लास्ट टाइम पेरिस में देखा। पेरिस भी हो सकता है, लंदन भी हो सकता है, ये यूरोप कंट्री का हो सकता है। लेकिन वहां पे तो बड़े लंबे लंबे ब्रिज हैं, ये सिर्फ 2.5 किलोमीटर का है। तो फिर एशिया में तो बात करें तो एशिया में चाइना के अलावा तो कोई हमें कंट्री नज़र नहीं आती। कोई चाइना ही डेवलपमेंट कर रहा है काफ़ी ज़्यादा, और हम जापान तो सिर्फ ऑटो में कर रहा है। यहाँ पे जो चाइना जो है काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट कर रहा है इस टाइम। ये हमारा हमसाया मुल्क है। हम साया मुल्क तो काफ़ी ज़्यादा, आप कौन सा आप कह रही है जो अभी डेवलपमेंट करना स्टार्ट हुआ है काफ़ी ज़्यादा, जिनके प्राइम मिनिस्टर काफ़ी ज़्यादा एक्टिव है, उनकी बात करना चाह रही है आप? जी जी, मैं हमारे हमसाया मुल्क भारत की बात कर रही हूँ। इंडिया के अंदर उनकी आबाई रियासत गुजरात में ये केबल ब्रिज बनाया गया। भारत का सबसे लंबा केबल ब्रिज है जिसकी लंबाई 2.5 किलोमीटर है। मैं शौक हो गया हूँ आपके पूछ के, जिस तरह आपने बताया, तो मैं शौक हो गया हूँ। देखिए इंडिया जो है ना डेवलपमेंट पे बहुत ज़्यादा एक्टिव है इस टाइम। अगर हम उनके प्राइम मिनिस्टर की बात करें, मोदी की बात करें, बहुत एक्टिव प्राइम मिनिस्टर है। पाकिस्तान में कोई भी ऐसा प्राइम मिनिस्टर में एक्टिव नहीं मिला। और जिस तरह उन्होंने ब्रिज बनाया तो मज़ा आया ब्रिज देखने का। देखिए वो अभी उन्होंने बनाया, अभी बना के अभी हमने वीडियो में मज़ा आ रहा है, तो जब हम रियल उसको देखेंगे तो फिर कितना मज़ा आएगा देखने का। तो मैं यही कहूँगा इंडिया की डेवलपमेंट की अगर बात करें, इस टाइम डेवलपमेंट में बहुत एक्टिव है। डेवलपमेंट भी किसी भी सेक्टर में देख ले, इंडिया बहुत आगे है। अगर आईटी सेक्टर में देख लें, इकोनॉमी वाइज देख लें, अगर डेवलपमेंट में देख लें, अगर किसी भी सेक्टर को उठा के देख लें, इंडिया पहले नंबर पे जा रहा है। हमारा एजुकेशन सिस्टम बहुत ख़राब है। एजुकेशन सिस्टम को हम देखें तो हमारे पास स्टूडेंट्स के लिए राइट्स ही नहीं है कि उनको मतलब हर जगह दो नंबरी हो रही है, बेईमानी हो रही है। कहीं पे इतना ख़राब एजुकेशन सिस्टम है। हम यूनिवर्सिटीज़ को देख लें तो वहाँ पे सिर्फ कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं पढ़ाया जाता। हमें 4 साल में कुछ भी नहीं किया जाता, सिर्फ टाइम पास किया जाता है और कुछ भी नहीं। हम लोग एजुकेशन में और साइंटिफिक रिसर्च में बहुत पीछे हैं दुनिया से, इवन के इंडिया से भी हम लोग बहुत पीछे हैं। मुस्लिम कंट्रीज हमें किस नज़र से देख रही हैं? वो तो भारत को बहुत ज़्यादा आगे ला रही हैं, उनको चाह रही हैं कि वो किसी ना किसी तरीके से हमारे मुल्क में आए और हमारी इकोनॉमी को संभाल लें। उनका ये है कि उनके स्टूडेंट्स इतने इंटेलिजेंट हैं। हमारे क्या है, सारे टिकटॉक पे लगे हुए हैं। सारे आजकल सारे बच्चे टिकटॉक पे लगे हुए हैं। टैलेंटेड कौम है ना, इसलिए। हाँ, तो अब हम क्या करती हैं, माएँ टाइम बचाने के लिए बच्चों को टिकटॉक दे देती हैं, जाओ चलाओ। जब शुरू से ही बच्चा टिकटॉक देख रहा है तो बड़ा होकर उसने टिकटॉकर ही बनना है। ऐसी क्या खास बात है भारत में जो पूरी दुनिया में छा गए हैं वो? उनकी साइंटिफिक रिसर्च बहुत अच्छी है। अगर हम मेडिकल को कंपेयर करें तो भारत की जो MBBS है वो पाकिस्तान से बिल्कुल कंपेरेबल नहीं है। और भी भारत के जहाँ तक मैंने देखा है ना कि उनके स्टूडेंट्स बहुत टैलेंटेड है। सर यहाँ पे ऐसा कुछ जैसे बाकी शहरों में होता है, अपने इंडिया की बात करें या आप अपने पाकिस्तान की बात करें, ठीक है, हर सिटी में अलग माहौल है। ठीक है। हर सिटी में अलग माहौल है। यहाँ जहाँ मर्जी चले जाओ, हर जगह एक जैसा माहौल है। यहाँ एक साथ लोग रह रहे हैं, इंडियंस, पाकिस्तानी, बांग्लादेशी एक साथ मिलके रह रहे हैं, मिलके सेम उस पे काम कर रहे हैं। कोई पार्शियलिटी नहीं, किसी भी कास्ट या रिलीजन को लेके कोई भेदभाव नहीं। बहुत अच्छा लगा हमें यहाँ के, सीरियसली। हमें तो मतलब कोई ऐसा लग ही नहीं रहा कि हम किसी नए देश में बैठे हैं। का तो नहीं है सच इशू ये है कि जी हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर का इशू है। इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होगा तो टूरिज्म आगे क्या करेगा? इधर आगे सड़कें ब्लॉक हैं या उस रोड स्ट्रक्चर नहीं है तो टूरिज्म आगे क्या करेगा? इधर आगे फैसिलिटीज़ नहीं है। होटल्स का आपने देखा ही है पीछे मरी में जो हुआ है, तो उस वजह से टूरिज़म बहुत अच्छी एक अट्रैक्शन है हमारे मुल्क में। माशाल्लाह अल्लाह ताला ने कुदरती एक माहौल दिया हुआ है। लेकिन ये है कि उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है। तो वो ये है कि जब वो होगा तो डेफिनेटली टूरिज़्म फ्लॉरिश करेगी। सर हम बात करेंगे इंडिया की तरफ, क्या इंडिया पर लोग हमारे से ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं? क्या वहाँ पर टूरिज़्म हमसे ज़्यादा जाते हैं या नहीं जाते? नहीं, लेकिन वहाँ पे फैसिलिटीज़ अगर एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान, हमारे यहाँ वहाँ इतनी फैसिलिटीज़ नहीं है जिस तरह की वहाँ बाकी मुल्कों में है। सर मैं अभी एक आपको बात बताना चाहूँगा। इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर है नरेंद्र मोदी, आप अंदाज़ा लगाएं कितनी
बूढ़े आदमी है वो सर, वो उन्होंने दरिया के अंदर छलांग लगाकर दुनिया को बता दिया कि भाई इंडिया सेफेस्ट कंट्री है, और यहाँ पर जो एरिया है ये हमारे भगवान के लिए, ये हमारे लोगों के लिए, हमारे खुदाओं का एरिया है, और इसके नीचे एक पूरी बस्ती है। दरिया के नीचे गए, डुबकी लगाकर दुनिया वहाँ पर जाकर अपनी दुआएं की जो वो करते हैं, और दुनिया को बताया कि आप यहाँ पर आएँ, विजिट करें, लोकल टूरिज्म भी वहाँ पर अट्रैक्ट होगी। अब देखें कितनी टूरिज्म को वो प्रमोट कर रहे हैं अपने मुल्क के लिए। मालदीव का एक वाकया हुआ, उसमें भी इंडिया की डिप्लोमेसी की विन हुई और लक्षद्वीप में ज़्यादा जाने लगे। लेकिन ये वही बात आप कर रहे हैं कि बिल की बात है, गवर्नमेंट विल जो है वो नहीं है। अगर गवर्नमेंट विल होगी तो देन ये इंडस्ट्री जो है फ्लरिश कर सकती है। तो वो कैसा काम कर रहे हैं अपने लिए? कौन? इंडियन देखे, प्राइम मिनिस्टर देखे, सिंसियरिटी है ना, वो अपने मुल्क के साथ सिंसियर है, वो इस इंडस्ट्री को मतलब लोगों को बता रहे हैं कि सेफेस्ट कंट्री है। तो इस तरह हमारे मुल्क में भी अगर ये इस तरह एक कंपेन चलाई जाए कि जी ये सेफेस्ट कंट्री है, इधर आएँ, मतलब, लेकिन बात वही आ जाती है कि जब आप लोगों को क्या दिखाएंगे, वहाँ पे रोड्स नहीं है, आप हम उनको बुला के कि क्या बांग्लादेश देख लें, हमारे साथ हमारे बाद में आया, आगे निकल गया, और इंडिया हमारे सेम ही सिटीज़ ऐसे हुआ है। अब उनका आप जीडीपी देख लें और हमारा देख लें, उनका जुडिशल सिस्टम भी तकरीबन हमारे तरह ही है, लेकिन जो उनका इलेक्टोरल फॉर्म्स है ना, जो उनके इलेक्शंस है और इलेक्शंस के मतलब जितनी भी उनकी तरजीहात होती है या जितना भी उनका सिस्टम है वो बड़ा ज़बरदस्त है। वो उनमें उनके इंटरफेरेंस नहीं होती। हमारे इधर जो बैरूनी हल्के होते हैं ना, आप बैरूनी हल्के मतलब समझ रहे हैं, वो इंटरफेयर करते हैं, जिसकी वजह से हमारे इलेक्शन प्रोसेस को टोटल हाईजैक किया जाता है और अवाम के मैंडेट को मतलब उन्होंने ख़त्म कर देते हैं। वो किसी भी दौर में ले लें, वो 2018 में ले लें, 2013 में ले लें, 2007 में ले लें, मार्शल लॉ पे ले लें, अवाम के मैंडेट के ऑपोजिट ही सिस्टम आता है। मार्शल लॉ की आपने बात की, कभी हिंदुस्तान में जहाँ से हम निकले हैं वहाँ क्यों नहीं लगा मार्शल लॉ? यहाँ 4 लग चुके हैं। देखिए, उन्होंने अपने कंटोनमेंट बोर्ड भी ख़त्म कर दिए हैं, ठीक है, उनकी वो अपनी एक डोमेन में रहते हैं, वो उन्होंने अपने उस डोमेन में रहते हुए उनकी तरक्की कितनी होगी, और हमारी डोमेन जो होती है, हम अपनी डोमेन को, अपनी लिमिट को क्रॉस कर देते हैं। तो दुबई जो है वो पर्सनली उस तरह अमीर नहीं है, उसके पास इन्वेस्टमेंट है बेसिकली उधर से जो बाकी नेशन से, बाकी कंट्रीज़ की आती है। तो उसमें ये सिनेरियो है कि जहाँ से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आती है, ऑब्वियसली एक टिल्ट है जो वहाँ की गवर्नमेंट का, लोकल गवर्नमेंट का उधर आना ही आना है, अंडरस्टूड है। आप इसमें, अब मैं इसके साथ पॉलिटिकल को जोड़ता हूँ कि बेसिकली हमारा पॉलिटिकल फेलियर है यहाँ पे कि हम वो सिचुएशंस, वो इकोनॉमिक कंडीशंस पैदा नहीं कर सके जो उस टिल्ट को अपनी तरफ मोड़ सकें। जैसे कि इंडियंस जो हैं, अगर आप दुबई के साथ ट्रेड की बात करेंगे तो आपको पता चलेगा कि इंडिया का कुछ ऐसा पोर्शन भी है जो दुबई के साथ फ्री ट्रेड में है, वहाँ पे टैक्सेस नहीं है, फ्री ट्रेड एक्सचेंज में टैक्सेस नहीं है। लेकिन पाकिस्तान के साथ ऐसा कोई एग्रीमेंट नहीं है। दैट इज़ अ पॉलिटिकल फेलियर। इकोनॉमिक फेलियर अपनी जगह पे, हम कुछ अफोर्ड करते हैं, कुछ नहीं अफोर्ड करते, बट इट्स अ पॉलिटिकल फेलियर। हम उन लोगों के राइट्स को सिक्योर करने में एज अ पॉलिटिकल गवर्नमेंट नाकाम हुए हैं